मेथड को जब हम वाइड उसके अंदर देखते हैं, वैसे तो इसके अंदर आपका सारा ही मतलब सारे हर तरह का मेथड लिखा हुआ है, बट जब हम एक नज़र से देखते हैं तो हमारे पास 3 मेजर जो हम कह सकते हैं वो मेथड्स हैं। 3 तरह की अलग-अलग विधियाँ हैं जो जिसके थ्रू हम एक रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है? हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? अब पहले हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। देखो डिस्क्रिप्टिव जब मैं हिस्टोरिकल कहूँगी, एक चीज़ मैं तीनों के बारे में ही बता देती हूँ कि जब हम हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अनुसंधान की हम बात करते हैं, तो नाम से पता लग रहा है कि हम पास्ट के टॉपिक्स को उठाते हैं, ठीक है? जो टॉपिक बिल्कुल ही पुराने मतलब जो बिल्कुल ही हो चुका है, उसका कोई नामो-निशान नहीं है आज की डेट में। मतलब वो काम या वो कंपनी या वो जिस भी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो अब नहीं चल रही। वर्तमान में उसका कोई लेना-देना नहीं है, वो पुराना हो गया और उसको उसके ऊपर जब हम मतलब जिसको हम था कह देते हैं, ठीक है? अब जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, तो इसके अंदर वो चीज़ें रहती हैं जो आज की डेट में एग्ज़िस्ट करती हैं, यानी कि जो वर्तमान कंडीशंस में अप्लाई होती हैं या जो हैं, जो चल रही हैं, ठीक है? चाहे मान लो कोई कंपनी ही है, वो 2000 में अगर शुरू हुई थी, आज भी चल रही है, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगी, वो हिस्टोरिकल के अंदर नहीं आएगी। हिस्टोरिकल में बिल्कुल वो आएगा जो बंद ही हो गया, बिल्कुल चल के हट गया। ठीक है? तो तीसरा आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल को हम काफ़ी हद तक फ्यूचर से जोड़ते हैं, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने ऐसे ही याद रखना है इसको पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर के फॉर्म में। ठीक है? कि हिस्टोरिकल जो है वो पूरी तरह से पास्ट से सारा कुछ रिलेट करता है, जो डिस्क्रिप्टिव है वो प्रेज़ेंट से रिलेट करती है, वर्तमान से। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक अनुसंधान या वर्णनात्मक शोध हम इसे भी कहते हैं। और तीसरा आता है प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा, ठीक है? जब हम क्या होगा बोलते हैं तो वो कहीं न कहीं फ्यूचर से रिलेट करता है कि अगर मैं जैसे मान लो 2 केमिकल ही है मेरे पास, तो मैं इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी या मैं इन 2 चीज़ों को आपस में मिला दूँगी तो क्या बनेगा? बनेगा या क्या होगा, ठीक है? अगर मैं आज की क्लास में पीपीटी से पढ़ाती हूँ तो कैसा इफ़ेक्ट आएगा, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है मतलब एजुकेशन के अंदर भी हम जो चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या होता है? एक प्रयोग करके देखना। करके देखना किस लिए? ये जानने के लिए कि वो प्रयोग के थ्रू हम क्या जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहेगा, ठीक है? तो वो फ्यूचर से रिलेट करती है। अब ये एक एक माइंडसेट तो आपका तीनों चीज़ों के बारे में बन गया। अब हम इसकी डिटेल करते हैं कि डिटेल में हम ये तीनों विधियों को किस तरीके से अपनाते हैं। नंबर 1 आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है? वर्णनात्मक विधि। वर्णनात्मक का मतलब क्या है कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है इज़ वन इन व्हिच इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है? याद रखनी है ये चीज़ें क्योंकि कई बार आपको जैसे मैंने कहा आपने खुद देखा कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको सारे मैक्सिमम क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है ये चीज़ें याद रखनी है डिटेलिंग, तो इसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है? दैट इज़ नथिंग इज़ मैनिपुलेटेड। मैं किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट यानी बदल नहीं सकती हूँ। जैसी जो चीज़ है मैं उसको वैसा ही रहूँगी। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्या है इंस्टेंस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स यानी कि अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की हमने देखना है कि चंडीगढ़ के अंदर कितने होते हैं या हमने देखना है दिल्ली के अंदर कितने होते हैं या कैसे रहते हैं, क्या मेजर एक्सीडेंट्स कितने रहते हैं, माइनर कितने रहते हैं या किस वजह से रहते हैं मतलब क्या स्पीड इसका रीज़न है या क्या रीज़न है ना? अब लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं बदल-बदल के उनको बदलवा के देखूँ कि आज चलो आज बाइक का मैं खुद नहीं करवा सकती हूँ उसको, ठीक है? तो वो जितने होंगे अगर मतलब जितने हो रहे हैं, चाहे साल में वो मान लीजिए 1000 हो रहे हैं, 1 साल में अगर वो 10,000 भी हो रहे हैं, तो मैं उतना ही उसको एज़ इट इज़ लूँगी। तो इसका मतलब है कि हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ द फिनोमेना। जो भी घटना घटित हो रही होती है उसका आज का स्टेटस देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है इस चीज में, ठीक है? वो जानने के लिए हम एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करते हैं टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट यानी कि क्या है, ये जानने के लिए हम उसका वर्णन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स और कंडीशंस इन ए सिचुएशन। यानी जिस भी परिस्थिति में हम जो जानना चाहते हैं उसमें आजकल क्या चल रहा है, ठीक है? उस चीज को हम देखने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे आजकल के चलने वाले ट्रेंड्स आ सकते हैं, हमारे कोई बिलीव्स आ सकते हैं, यानी जैसे
बिलीव्स का मतलब है कि जिस भी चीज़ में हम विश्वास करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है? हमारा माइंडसेट कैसा है। तो पब्लिक का माइंड हो गया या व्यू पॉइंट हमारा जो नज़रिया है या उनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, कैसी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, विकास कैसा चल रहा है, नए-नए इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या कौन-कौन से आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह में हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, वो सब हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है? तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव के भी आगे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आता है सर्वे। सर्वेक्षण हम इसे कहते हैं। तो सर्वेक्षण विधि क्या होती है जिसके अंदर हमें बहुत ही जब मेरे पास बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन होती है जिसको मैं मतलब अगर कम लोग होंगे तो हम क्या कर लेते हैं, हम इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना? अगर 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों का आराम से इंटरव्यू ले सकती हूँ अपनी रिसर्च में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मेरे पास 1000 लोग हैं या मेरे पास 1200-1300 लोग हैं, मैं उनकी इवन 1000 तो चलो छोड़ो, अगर आपके पास मतलब 100 से ज़्यादा अगर आपके पास होंगे तो आप क्या प्रेफ़र करोगे कि मैं ना इनसे फ़ॉर्म फिल करवा लेती हूँ, है ना? जिसको हम क्या कहते हैं सर्वे मेथड कि हमने कुछ प्रश्न लिख लिए जिनके कुछ फ़िक्स्ड उत्तर हैं। फ़िक्स्ड मतलब येस या नो में, एग्री या डिसएग्री में, ठीक है? जैसे आप व्हाट्सएप कॉल भी काटते हो तो आपके पास वो आता है कि आपकी कॉल ये सही थी? 5 स्टार दो, 2 स्टार दो, है ना? ऐसे करते हो आप। वो भी एक तरह का क्या है, वो क्या कर रहे हैं आपसे? वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपसे। कहीं भी आप जाते हो, आप कैब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप एक रिव्यू देते हो, वो सर्वेज़ होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन सर्वेज़ चल पड़े हैं आजकल तो। पहले तो ऑफ़लाइन सर्वे होता था घर-घर मैसेज जैसे हम काफ़ी बार हम मार्केट में जाते थे तो उनके वेंडर्स के वो घूम रहे होते थे एम्प्लॉइज़ कि आप कौन-सा नेटवर्क यूज़ करते हो, बेस्ट कौन-सा नेटवर्क रहता है, तो आके 5 मिनट लेंगे, जल्दी से सर्वे करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पहले ऑफ़लाइन होती थी, आजकल उन्होंने अपनी ही एप्लीकेशंस के अंदर ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी है। ऐसे ही हम रिसर्च में भी करते हैं। तो जब हमें बड़ी संख्या में डेटा एकत्रित करना होता है, यानी आंकड़े लेने होते हैं, तो हम क्या प्रेफ़र करते हैं? सर्वे मेथड प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? इसमें भी हम इंटरव्यू ही लेते हैं या डिस्कस ही करते हैं विद इंडिविजुअल्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं फिक्स्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, मतलब ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा इसके अंदर, क्वेश्चन और आंसर होंगे और उसको ज़्यादा डिटेल नहीं करना होता, येस, नो ऐसे करके आंसर देना होता है। ठीक है? जिससे हमें क्या पता लग जाता है कि पब्लिक के क्या विचार हैं, थॉट्स क्या हैं, ओपिनियन क्या है या उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। It can be limited or specific or it can have more global या widespread goals. कई बार तो होता है कि ये छोटे-छोटे काम के लिए लिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, ये किसी बड़ी चीज़ के लिए भी सर्वे जो है वो ऑप्ट किया जाता है। बड़ी यानी कि जैसे अगर मैंने पूरा ही मान लीजिए मैंने किसी कोई वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ अप्लाई की है और मैंने जानना है कि कैसी कैसी उसका क्या चीज़ रहा उसका ताकि मैं और देशों में भी उसको दे पाऊँ। तो कई बार इसके ग्लोबल यूसेजेस होते हैं, ठीक है? वो होता है सर्वे। नेक्स्ट आता है केस स्टडी। केस स्टडी नॉर्मल होती है। केस स्टडी हम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज़ को डीप में पढ़ने के लिए हम केस स्टडी करते हैं, ठीक है? यानी जब मैं गहनता से किसी चीज़ को करना चाहती हूँ, डीपली स्टडी करना चाहती हूँ, तब हम उसका एनालिसिस करते हैं और हम उसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी में आप चाहे किसी भी फील्ड में केस स्टडी कर रहे हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, जैसे आप में से कुछ लोग अलग-अलग सब्जेक्ट के हो आप लोग अपने-अपने सब्जेक्ट में जब केस स्टडीज़ करेंगे, ठीक है? मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है? इसके अंदर आप क्या करोगे, हिस्ट्री से लेके आप पूरा उसका करंट स्टेटस जानने की कोशिश करोगे, है ना? हिस्ट्री यानी कि अगर जब भी आप केस स्टडी करते हो, चाहे वो केस स्टडी मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, केस स्टडी क्या होती है कि शुरू से लेके जैसे मान लीजिए अगर यूजीसी प्लगइन है, इसके ऊपर आपको एक केस स्टडी करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ से शुरू हुआ, कब से चलता आ रहा है, कितना क्या चीज़ें रही इसके अंदर, चेंजेस क्या है? तो मतलब आप शुरू से शुरू करेंगे तो इसी तरीके से केस स्टडी होती है, चाहे वो किसी पर्सन पे हो रही है, ठीक है? किसी व्यक्ति पे भी आप कर सकते हो केस स्टडी। जैसे मान लीजिए कोई करंट कोई अब जैसे अमृतपाल का चल रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो मीडिया पूरा उसके ऊपर केस स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप न्यूज़ में इतना सुन रहे होंगे, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इवन नेट भी बंद था, है ना?
तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अगर वो पर्सन है, लेकिन हम उसके ऊपर भी एक केस स्टडी कर सकते हैं कि ये बंदा कौन है, कहाँ से आया। मीडिया ने तो कर ही लिया, वो तो पहले ही करता है। तो वो लोग पूरा बता रहे हैं, उसके बारे में वो केस स्टडी कर ली है उन्होंने और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई घटना घटित हुई है, कोई इवेंट हुआ है, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। कोई डिसीजन लिया गया है, उसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कोई पीरियड है, कोई मतलब ईस्वी में या कुछ कुछ ऐसा हम उस पे भी कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, उस पे कर सकते हैं, पॉलिसी पे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन पे कर सकते हैं या फिर किसी और सिस्टम पे भी हम कर सकते हैं। उसकी पूरी होलिस्टिक स्टडी हम करते हैं। ठीक है, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। एंड द केस दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी will be an instance of a class of phenomena that provides an analytical frame and object within which the study is conducted and which the case enumerates कुछ नहीं, ये कह रहा है कि आप जितना उसके अंदर डीप जाएंगे, जितना इंक्वायरी बेस अपना रखेंगे, उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में निकल के आएगी। ठीक है, जो भी वो घटना है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करेंगे या ज्यादा से ज्यादा उसको डीपली जानेंगे, तभी आप जान पाएंगे उसके बारे में। ये केस स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है जी कोरिलेशनल स्टडीज। ठीक है, कोरिलेशनल स्टडीज के अंदर क्या होता है, संबंध। ठीक है, किस चीज का संबंध, जैसे कि एक चीज दूसरी चीज के साथ कितनी रिलेटेड है, कितनी संबंधित है। अब इसमें द पर्पस ऑफ कोरिलेशनल स्टडीज टू एक्सप्लोर वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो चीजें हैं, टू वेरिएबल्स, दो चर। ठीक है, क्या उन दोनों के बीच में आपस में संबंध है या नहीं है, मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना करते हैं। ठीक है, ये हम चीजें देख सकते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज बहुत ज्यादा होती हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये जो डिस्क्रिप्टिव का टाइप है, दोनों ही सी और डी। ठीक है, ये वाला भी और इससे अगला भी, सबसे ज्यादा यही होती है पीएचडी के अंदर। मतलब जितना मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये करनी आसान होती है। तो आसान तो कोई भी रिसर्च नहीं होती, बट आसान का मतलब है इसके अंदर आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। सिंपल आपको डेटा उठाना है और सिंपल चीजें करनी है। ठीक है, तो जब हमें दो एक्सक्यूज या मी, दो से ज्यादा, यस, इसमें हमेशा दो ही वेरिएबल्स होते हैं क्या, या नहीं, दो से नंबर ऑफ ज्यादा। वेरिएबल्स ले सकते हैं? हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप जितने चाहें उतने वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे पीएचडी लेवल पे तो हमें ये होता है कि मिनिमम 4 वेरिएबल्स आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, बट अगर आप मास्टर्स लेवल पे कर रहे हैं तो हम, मतलब मैंने बच्चों को देखा है कई बार वो 2 वेरिएबल भी ले लेते हैं, तो उनके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो। बट अदरवाइज लोग 8-8 10-10 वेरिएबल्स भी लेते हैं। ठीक है, तो आप जितने चाहें उतने वेरिएबल्स जो आप स्टडी करना चाहते हो। कई बार होता है कि हम अपनी रिसर्च को कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, मतलब कुछ नया, ऑब्वियसली सारे ही नया करते हैं, बट कुछ लोगों को होता है कि मुझे कॉमन सी चीज नहीं करनी, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो हम और वेरिएबल्स को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब 5-6 वेरिएबल्स होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो ऐसे, तो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में जब आप एक रिलेशनशिप को देख रहे हो, कितना है भी है या नहीं है, क्या वो एक-दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कोरिलेशनल स्टडी कहते हैं। ठीक है? द वैल्यू ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज़ टू डिस्कवर द रिलेशनशिप अमंग फिनोमेना विद अ व्यू टू प्रेडिक्ट। अब इसके अंदर भी हम क्या देखना चाहते हैं कि प्रेडिक्शन का मतलब है यहाँ पे कि हम देखना चाहते हैं कि दोनों आपस में कितना क संबंधित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि हाउ द परफॉर्मेंस, अब ये एक ही वेरिएबल के साथ, मतलब 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पे, स्टडी हैबिट्स हो गया और दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर हो गया। यानी कि आपकी जो पढ़ने लिखने की आदत होती है, जैसे कुछ बच्चे हैं वन नाइट स्टडी करते हैं, अगले दिन जाके पेपर दे आते हैं। कुछ बच्चे हैं बहुत 1 महीना पहले शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे साल भर पढ़ते हैं। तो कौन सी स्टडी हैबिट्स जो हैं वो लर्नर की परफॉर्मेंस के साथ संबंधित है या नहीं है, मतलब उनका कोई संबंध है भी है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। ठीक है, अगर हम ये चीजें देखना चाहते हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडीज होती है। नेक्स्ट आता है जी डेवलपमेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट स्टडी मेथड। डेवलपमेंटल कह सकते हो या डेवलपमेंट कह सकते हो। इसके अंदर हम विकास देखते हैं कि किसी भी चीज का अब तक का कितना विकास हुआ है।
ठीक है? जैसे मैंने कहा कि हम पीछे से उसको देखते आएँगे जब से वो चीज़ शुरू हुई है और आज तक उसका जो करंट स्टेटस है, अगर मैं वहाँ तक उसकी ग्रोथ को देखती हूँ, उसको हम डेवलपमेंट स्टडी मेथड कहते हैं। जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पहले साल में ये किया था, दूसरे साल में ये हुआ था, तीसरे साल में ये हुआ था। आप लोगों को मैंने टीचिंग के अंदर पियाजे की एक थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बोला था 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो ये करता है, 2 से 7 साल का ये करता है, 7 से 12 साल का ये करता है और उसके बाद 12 साल के बाद जो मतलब हमारी मतलब जब तक हम पूरा ज़िंदगी जीते, तब तक का जो है डेवलपमेंट में ये होता है। तो 4 स्टेजेज़ वहाँ पे हमने पढ़ी थी। वो पियाजे द्वारा की गई एक डेवलपमेंटल रिसर्च थी, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि उसने अपने खुद के बच्चों के ऊपर वो रिसर्च की थी और उसने बताया था भी बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो तो जैसे बच्चों के ऊपर हो गई मतलब वो पर्सन थे, ठीक है? लेकिन ऐसे ही हम किसी कंपनी के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी स्कीम के ऊपर भी कर सकते हैं। जो मान लीजिए कोई भी मतलब 2001 में मान लो कोई स्कीम चली थी, तो 2001 से लेके 2 तक उसमें क्या-क्या ग्रो किया उसने, 2002 से लेके 3 में क्या ग्रोथ हुई। इस तरीके से अगर हम देखते आए अभी तक भी हम देखें कि 2022 तक उस चीज़ में पिछले लाइक 10 इयर्स में क्या चीज़ें ग्रो हुई। तो ऐसे हम डेवलपमेंट स्टडी कर सकते हैं। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? ये डेवलपमेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा विकास देखना और मैं किसी भी चीज़ का विकास देख सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि किसी पर्सन का भी देख सकती हूँ। ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है डेवलपमेंटल स्टडीज़ जैसे वो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो भी साइकोलॉजिकल ही थी, ठीक है? मतलब साइकोलॉजी की थी। तो ऐसे ही हम मेंटल किसी का डेवलपमेंट देखनी है, इमोशनल देखनी है, फिज़िकल देखनी है, तो हम डेवलपमेंटल स्टडी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ऊपर कि दोनों ही जो सी और डी पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं ये करना। देन आता है आपके पास टाइप्स इसके डेवलपमेंटल के 3 तरह के हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 होता है लॉन्गिट्यूडिनल जो पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी थी वो एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च थी। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लॉन्ग से आपको LON आएगा यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल लिखा है, अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकती अभी। अ, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली रिसर्चेस, ठीक है? अब इसके मैं आपको पॉइंट्स पढ़ूँगी तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। वैसे जनरल हम बात कर लेते हैं अगर कि जैसे पियाजे ने 15 साल तक उसने अपने बच्चों को स्टडी किया था, ठीक है? इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब 10-10 साल, 15-15 साल तक आप एक ही चीज़ को, एक ही सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल में आता है। अब इसमें आप वो मत समझ लेना कि जिनकी पीएचडी जो है वो 10-10 साल तक लटकती रहती है, वो लोग लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कर रहे हैं, नो, ठीक है? वो इट इज़ जस्ट द टाइम टेकन वो अपने किसी न किसी रीज़न की वजह से उसको डिले करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्चेज़ नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि लंबे समय तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने डेटा कलेक्ट करने में ही 4 साल लगा दिए, तो इसलिए मेरी लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये नहीं समझना कि अगर कल दिन कोई कहे कि मैं तो जी 8 साल हो गए मेरी पीएचडी अभी तक चल रही है या 5 साल हो गया, उसको आपने लॉन्गिट्यूडिनल नहीं लेना है। लॉन्गिट्यूडिनल इज़ अ मेथड, ठीक है? नॉट द टाइम पीरियड टेकन, ठीक? अब इसमें देखो क्या है, पहली चीज़ क्या आती है कि स्टडी ऑन द सेम सब्जेक्ट्स, ठीक है? ऑफ द सेम ग्रुप इज़ डन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब पियाजे ने ये थोड़ी ना है कि पहले अपने बच्चों पे किया, फिर पड़ोसियों के बच्चे लिए, फिर दूसरे तीसरे के बच्चे लिए। उसने पूरे 15 साल उन्हीं सब्जेक्ट्स को रीड किया, ठीक है? स्टडी किया। यानी अपने ही बच्चों को उसने अगर वो कोई और लेता तो 15 साल तक उनको ही लेता। उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक स्टडी किया जाता है। सेकंड आता है कंटीन्यूअस स्टडी ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इज़ डन, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी रहती है उस स्टडी के अंदर, अलग-अलग तरह की डेवलपमेंट देखी जाती है। जैसे आपने अगर पियाजे में देखा तो उसने मतलब जैसे आप लोगों को तो डिटेल्ड थ्योरी नहीं आती बट हम लोगों ने वो डिटेल में पढ़ी है। तो एक तो उसने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी बच्चे की कहा है कि भई उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, बच्चा चलने लगता है, उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है। जैसे आप देखोगे 2 साल में बच्चा अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने लगता है, बैठने लगता है, चलने लगता है, चीज़ों को पकड़ना, भागना, दौड़ना ये सब होता है, ये फिजिकल है। बट उसने मेंटली भी बोला है कि वो क्या-क्या सीख जाता है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वेरियस डेवलपमेंट्स इसके अंदर देखी जाती है, लेकिन एक कंटीन्यूअस स्टडी होती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बच्चों को स्टडी किया, उसके बाद मैं 6 महीने बाद उनको स्टडी करने जा रही हूँ। कंटिन्यूटी होती है, उसके अंदर निरंतरता बनी रहती है।
तीसरा पॉइंट कहता है कि सैंपल इज स्मॉल। देखो 15 साल तक या 10 साल तक अगर आपने किसी को स्टडी करना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 20 लोग ले लोगे तो 20 लोगों के साथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी, कोई छोड़ के भाग जाएगा, कोई आपको डेटा ही नहीं देगा, ठीक है, कोई मिलना ही बंद कर देगा। तो आपके पास बहुत सारे, कोई तो मतलब अगर हम किसी पेशेंट वगैरह के ऊपर कर रहे हैं, क्या पता वो पेशेंट रहे ही ना, है ना? ऐसी जैसे एड्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या मतलब एचआईवी पेशेंट्स पे भी होते हैं, कैंसर पेशेंट्स पे भी रिसर्चेस होती हैं, तो हो सकता है पेशेंट ही ना रहे, मतलब ऐसी मोर्टेलिटी रेट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सब्जेक्ट का चले जाना छोड़ के एक बड़ा रीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल में, इसलिए सैंपल को छोटा ही रखा जाता है। छोटा मतलब जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप भी वो भी 3-4 लोगों का, जैसे अभी ये 3 बच्चे उसके खुद के ही थे, है ना? कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी इसके अंदर। कन्वीनियंट सैम्पलिंग मतलब घर में ही है, सुविधा है, ठीक है, घर में ही पूरा दिन उनको ऑब्जर्व करना है, नथिंग टू डू, है ना? कहीं जाना नहीं है और अपने बच्चों को तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वो चीज़ हो गई। तो सैंपल जो है वो छोटा ही लिया जाता है, इसके अंदर प्रेफर किया जाता है। कई बार तो एक-एक पर्सन भी आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट डिफरेंट टाइम्स। देखो इसके अंदर क्योंकि हम लंबे समय तक इसको स्टडी कर रहे हैं, अब हो सकता है जब बच्चे की 5 साल की उम्र थी तब उसकी आदतें अलग थी, जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी आदतें अलग हुई। बच्चे की तो डेली बदलती है, डेली एक नया, हर महीने, अब जैसे मेरी भी बच्ची मैं देख रही हूँ कि हर महीने एक नई चीज आ रही है निकल के, हर महीने नई चीज आ रही है। सो वो तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस स्टडी के अंदर डिफरेंट टाइम्स में डेटा लेना ही पड़ेगा, ठीक है? बार बार एक ही चीज को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि जब मैंने पहले स्टडी किया था, जब ये बच्चा 2 साल का था तब ये ऐसा था, 5 साल का हुआ तो ऐसा हो गया, ठीक है? तो वो रहेगा, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन रहेंगी आपकी। देन नेक्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव, महंगा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे समय तक उसको कैरी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। देन लास्ट पॉइंट कहता है कि रिपीटेड इंटरव्यू इसके अंदर बहुत जरूरी है। जैसे मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया कि रिपीट क्यों करेंगे आप इंटरव्यू को, क्योंकि चेंजेस जो है वक्त के साथ वो मतलब बदल जाएंगी चीजें, ठीक है, इसलिए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल में आपने देखा होगा, आप मतलब आप सोच रहे होगे कि यार इतने लंबे समय तक कौन ही मतलब मैनेज करता है या कौन ही डेटा देता है, लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसी की डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमारे पास क्या आया? क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट आई। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट क्या होती है? जिसने लॉन्गिट्यूडनल की कमी को पूरा किया है, होती ये भी वैसी ही है, ठीक है, सेम वही चीजें होती हैं, लेकिन to compare the subjects of samples representing various stages of development at a particular time and to evaluate changes occurring at the same specific time। इसके अंदर भी आप वही चीजें करते हो कि अलग अलग वक्त पे उनकी जो भी उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहती हैं आपने वही देखनी है, सेम वही चीज आपने देखनी है, लेकिन स्टडी इज डन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एट सेम टाइम, ठीक है? उसमें हम क्या करते हैं? सेम सब्जेक्ट सेम ग्रुप, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम क्या कर रहे हैं? वेरियस सब्जेक्ट्स, इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स जो है यानी जिसके ऊपर भी मैंने रिसर्च करनी है वो अलग अलग ले रहे हैं हम, ठीक है? प्याजे ने 15 साल एक ही ग्रुप ऑफ मतलब अपने ही बच्चों को 15 साल तक स्टडी किया, बट अगर वो क्रॉस सेक्शनल के थ्रू करता, फिर वो पता है क्या करता? हर बार मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। फिर वो क्या करता कि एक तो 5 साल का बच्चा ले लेता, एक 10 साल का बच्चा ले लेता और एक 15 साल का बच्चा ले लेता, ठीक है? यानी कि एक तो 0 to 5 का पीरियड रीड कर लेता वो, ठीक, मतलब एक बाय जो बच्चा अभी जन्मा है उसको वो ले लेता, दूसरा एक 5 साल का बच्चा ले लेता जो अभी 5 से 10 साल का होगा, ठीक है? अब तीसरा वो ले लेता एक 10 साल का, मतलब 11 साल का बच्चा, 11 से 15 साल वाले फेज में जो जाएगा, तीनों को एक साथ स्टडी कर लेता। अब इसमें सब्जेक्ट तो बदल गए, है ना? सब्जेक्ट्स इसमें क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसके साथ क्या हो गया कि 15 साल जो थे वो 5 साल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो जो इतना लंबा समय उसको स्पेंड करने में लगता, डेटा लेते, ये सब लेते, तो वो हमने डिड्यूस करके हम कितने पे आ गए? हम 5 साल में वो स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम वेरियस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेंगे तो क्या होगा? समय कम लगेगा। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज स्टडीड, इसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं? विकास पढ़ते हैं।
ए लार्ज सैंपल इज सिलेक्टेड। इसके अंदर हम एक बड़ा सैंपल, लार्ज का मतलब है इससे बड़ा, लार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप हजारों लोग लेते हो, इसके अंदर भी लार्ज का मतलब हजारों भी ले सकते हो, लेकिन उसको सेम टाइम पे स्टडी करना होता है। ठीक है, अब वो लॉन्गिट्यूडनल से बड़ा होगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल में अगर मैं एक ही बंदे को सैंपल ले रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने 3 लोगों को अलग अलग सैंपल लिया है। ठीक है, इस तरीके से देन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एट द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट द सेम टाइम। अब उसने उसमें हमने कहा था कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि साल ही इतने लग गए। अब इसके अंदर आप एक बार ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसके बाद ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, देन इंटरव्यू इज डन वंस और ट्वाइस। ज्यादा इंटरव्यू इसमें क्या था, रिपीटेड इंटरव्यू था। इसके अंदर आपको ज्यादा इंटरव्यूज भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये लेस एक्सपेंसिव रहेगा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, क्योंकि कम समय तक रहेगा तो कम पैसे लगेंगे। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ डेवलपमेंट के 2 टाइप्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, आज नेहा भी आई है, गुड। ओके, तो नेक्स्ट आता है जी ट्रेंड स्टडीज। ठीक है, ट्रेंड स्टडीज क्या रहती हैं, करंट स्टेटस जानने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, उसका करंट स्टेटस जानने के लिए। ज्यादातर हम ट्रेंड क्या होता है जो आजकल चल रहा है ना, तो उसकी कंडीशन जानने के लिए, उसका आजकल का जो भी स्टेटस होगा वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टडी कर सकते हैं। एंड उसको हम ट्रेंड स्टडीज के अंदर काउंट करते हैं। इट इज यूज टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे अगर हमने मोबाइल के ऊपर करना है, तो हम देख सकते हैं कि पहले लैंडलाइन आया, उसके बाद ये आया, या हमने सिर्फ मतलब मोबाइल, मतलब अगर हमने हैंड्स फ्री के ऊपर करे हम, है ना, मतलब पहले आते थे कोडलेस, कोडलेस फोन्स आते थे घर में, कि हम इधर उधर वॉशरूम तक ले जाते थे या इधर उधर ले जाते थे। उसके बाद मोबाइल आने लगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेंड पढ़ते हो कि कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे हमारी जनरेशन है, हमने तो टेक्नोलॉजी में जितना चेंज हमने देखा है 90s के बच्चों ने, उतना तो किसी ने नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था टेक्नोलॉजिकल ये चीजें, बट अभी हो गई हैं। तो हम तो बिल्कुल अच्छे वाले रियल इसके वो है, विटनेस है। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम उसके ट्रेंड्स को, बदलते ट्रेंड को हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टू मतलब इसके फ्यूचर स्टेटस को, कि आगे चल के कहाँ तक जाएगी ये, कितनी एडवांसमेंट आ गई है और आगे क्या होगा। द पर्पस ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज इज टू assess चेंजेस ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो बदलते समय के अनुसार जो भी उस चीज में बदलाव आया, चाहे वो एक परिस्थिति है, चाहे वो एक घटना है, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए ट्रेंड के हिसाब से, हम वो नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब हम वो उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी थी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें मैंने आपको 4 पार्ट्स करवाए, और उसके बाद डेवलपमेंट के भी आगे 3 टाइप्स थे।